तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो है पार्ट 3 देख चुके हैं। अब हम लोग आज पार्ट 4 देखते हैं इसका। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेग स्थिरांक क्या होता है और वेग स्थिरांक का जो है मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि रासायनिक बल गतिकी में दर के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, तत्कालिक अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया और माध्यमिक अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ें। तो अभिक्रिया की दर फिर 2 प्रकार की होती है, एक होती है औसत अभिक्रिया की दर, एक होता है तत्कालिक अभिक्रिया की दर। तत्कालिक अभिक्रिया की दर क्या होता है, तो -dr/dt अभिकारक के पदों में, उत्पाद के पदों में क्या बोलते हैं, dp/dt। उत्पाद के पदों में लिखते समय माइनस नहीं देते हैं, अभिकारक के पदों में लिखते समय माइनस दिया जाता है। ठीक है, उसके हम लोग पढ़े थे कि सक्रिय द्रव्यमान का नियम किसे कहते हैं, तो वो हम लोग देखे हुए थे। उसके बाद हम लोग वेग नियम देखे थे और वेग समीकरण भी देखे थे। उसके बाद हम लोग अभिक्रिया की कोटि देखे थे। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो वेग समीकरण में जो भी घात उपस्थित है उन घात के योगफल को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कही जाती है। अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग देखे थे। तो 4 प्रकार के, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। उसके बाद शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि का परिभाषा हम देख चुके थे और उसका डिफिनीशन, उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए थे। और उसके बाद लास्ट देखते हैं कि वेग स्थिरांक किसे कहते हैं और वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए और तृतीय कोटि के लिए। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में विस्तार से। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा कॉपी में अपने, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक बात तो वो पता चल ही गई है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दर किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि का अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या होता है, तो वैसे सभी अभिक्रियाएं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं तथा वो सभी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्या इसमें, बेसिकली इसमें हम लोग ये करेंगे कि वेग स्थिरांक का जो है व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि शून्य कोटि अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहीं हम लोग ज्ञात करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। वेग स्थिरांक समझ चुके, वैल्यू क्या हो उसका, सॉरी उसका ये सिंबल क्या होता है, के। अब वेग स्थिरांक का जो मात्रक है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वो क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, प्रति सेकंड। द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। सब पिछले वीडियो में करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें एक बात हम लोग जो ध्यान रखना है वो ये कि, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें Na अभिकारक है और ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। Na अभिकारक है और ये क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। ठीक है, अब इसमें हम ये मानिए कि जब टाइम इक्वल टू 0 है, ध्यान से देखिए, अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, लिख लेना, कॉपी में लिखना हो इसको तो टॉपिक के फॉर्म में, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें Na अभिकारक है, ये उत्पाद बना रहा है। ठीक है, जब टाइम इक्वल टू 0 है, मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है, टाइम इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है। तो उस समय मान लीजिए कि अभिकारक की जो सांद्रता है वह A0 मोल प्रति लीटर है। क्या है, A0 मोल प्रति लीटर, और उत्पाद नहीं बना है। जब मान लो कुछ टाइम बीता और टाइम जो है वो T हुआ, टाइम कुछ बीता। ठीक है, टाइम बीतता है तो क्या होता है, देखो किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक घटते जाता है और उत्पाद बढ़ते जाता है। यही तो होता है अभिक्रिया में कि अभिकारक घटते जाता है, उत्पाद बढ़ते जाता है। तो जब टाइम इक्वल टू 0 था, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था, उसमें जो अभिकारक की सांद्रता थी वो A0 मोल प्रति लीटर थी।
जैसे ही अभिक्रिया कुछ आगे बढ़ा, ठीक है, कुछ समय बीता, तो कुछ ना कुछ उत्पाद बनेगा और अभिकारक कम हो जाएगा। तो मान लो A0 से कम होकर ये हो गया A मोल प्रति लीटर। कितना हो गया? A मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, और उत्पाद कुछ न कुछ बना होगा, तो मान लो X बन गया उत्पाद। अब अभिकारक तो उतना कम हो जाएगा, तो अभिकारक पहले A0 था, अब अभिकारक कितना बचा? A मोल पर लीटर हुआ। अब इसमें हम अभिक्रिया की दर लिखें, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? देखो, माइनस पहले वाला लिखो, वो वाला जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि तात्कालिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? माइनस dA बाई dt। ये अभिक्रिया की दर हुआ। ये सांद्रता है A, टाइम t पर सांद्रता कितना है? A, तो माइनस dA बाई dt। अब अगर हम वेग समीकरण के हिसाब से अभिक्रिया की दर लिखें, तो वेग समीकरण के हिसाब से जो अभिक्रिया की दर होता है इक्वल टू क्या होता है? KA⁴n, ये होता है। अभिक्रिया की दर क्या हुआ? माइनस dA बाई dt। और अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के पदों में क्या हो गया? इक्वल टू KA⁴n। अब इसको अगर समीकरण 1 मान लें, इसको अगर समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों बराबर है। देखो LHS बराबर है, तो RHS भी कैसा होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? LHS समान है तो RHS भी समान होगा, ठीक है। ये दोनों भी आपस में सेम होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस dA बाई dt इक्वल टू KA⁴n। LHS सेम था तो RHS भी कैसा हो गया? सेम हो गया। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ऐसे कि और देखो इसमें यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 0, जो कि ये कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो n का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर 0 हो गया। और किसी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो ये पूरा कितना हो गया? 1। तो k × 1, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? माइनस dA इक्वल टू k dt। इधर गया तो क्या हो गया? k dt। n तो 0 था तो ये पूरा वैल्यू तो 1 हो गया, तो माइनस dA इक्वल टू क्या हो गया? k dt। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ समाकलन कर दे रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करने पर, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन हो गया किसका? माइनस dA का इंटीग्रेशन हो गया, और इधर इंटीग्रेशन हो गया किसका? k dt का इंटीग्रेशन हो गया। तो dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? A, k बाहर आ गया, k तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अंदर कौन बचा? dt। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, है ना। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं और अगर वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, देखो दो तरह का इंटीग्रेशन हो सकता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक कौन हो सकता है? डिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट दिया हुआ रहे उसको क्या कहते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर लिमिट नहीं दिया हुआ रहे तो उसको क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और उस केस में हम क्या करते हैं? हम एक तरफ एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं जिसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इधर एक कांस्टेंट जुड़ गया, मतलब कि जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, लिमिट प्रेजेंट नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक तरफ कांस्टेंट लाकर, एक स्थिरांक लाकर जोड़ देते हैं जिसको c अथवा i से निरूपित करते हैं, और इसे कहते क्या हैं? समाकलन स्थिरांक। क्या कहते हैं इसे? समाकलन स्थिरांक, या फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन, इसको c अथवा i से भी इसको जो है डिनोट किया जाता है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम करना क्या है? c का मान निकालना है। c का मान निकालना है तो क्या करें? इसको किस तरह 0 कर दें, तो इधर जो भी होगा वो c का मान हो जाएगा। इसको अगर 0 कर दें तो इधर जो भी होगा उसी का मान हो जाएगा। अब इसको 0 कैसे करेंगे? तो क्या हम k को 0 मान सकते हैं?
के को हम जीरो नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि के तो वेग स्थिरांक है और किसी भी अभिक्रिया के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू तो वेग स्थिरांक का होगा ही। अगर वेग स्थिरांक का वैल्यू नहीं होगा तो फिर कैसे ये अभिक्रिया हो रहा है? ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा वेग स्थिरांक का। तो के को हम जीरो नहीं मान सकते, लेकिन हम टी को जीरो मान सकते हैं। तो यदि क्या हो कि t इक्वल टू हम जीरो मान लें, अगर t इक्वल टू जीरो मान लें तो अभिक्रिया की जो ये है, अगर t इक्वल टू हम जीरो मान लें तो जो सांद्रता है अभिकारक का वो क्या हो जाएगा? देखो सांद्रता a कब है? जब टाइम t है। जब टाइम t है तो सांद्रता a है। अगर टाइम को जीरो मान लें तो सांद्रता क्या हो जाएगा? सांद्रता हो जाएगा a नॉट। क्या हो जाएगा? a नॉट। टाइम जीरो है तो सांद्रता क्या हो जाएगा? a नॉट। टाइम t है तो सांद्रता a है। टाइम को जीरो मान ले, सांद्रता क्या हो गया? a नॉट। तो अब हम टाइम को यहाँ जीरो मानेंगे और सांद्रता की जगह a नॉट लेकर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? माइनस a नॉट बराबर k इंटू जीरो प्लस c। तो c का मान कितना हो गया? माइनस a नॉट। अब क्या करोगे? इसको इक्वेशन 1 2 माने तो इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और c का मान ले आकर इक्वेशन 3 में रख दो। c का मान ले आकर यहाँ रखना है इक्वेशन 3 में। तो c का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा बोलो? माइनस a बराबर के टी और c की जगह क्या आ जाएगा? माइनस a नॉट। ठीक है, इधर ये माइनस में है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो के टी बराबर प्लस में हो गया तो क्या हो जाएगा? a नॉट प्लस में हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस a। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा? फाइनली k बराबर आ गया a नॉट माइनस a बाई टी। तो k का जो मान निकल कर आया, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, k का जो मान निकल कर आया फाइनली वो कितना आया? a नॉट माइनस a बाई टी। ये बताओ a नॉट क्या है? a नॉट अभिकारक की शुरुआती सांद्रता है, मतलब जब क्रिया शुरू नहीं हुआ था उस समय सांद्रता क्या था? a नॉट। a क्या है? a जो है अभिकारक का अंतिम सांद्रता है। जब समय t है उस समय सांद्रता क्या है? a। और t क्या है? t है समय। तो देखो अब इससे जो है क्वेश्चन ही बहुत कम आता है, लेकिन इसमें हमें एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। समझ में आया कैसे कैसे होगा? अभी हम लोग देखो क्या निकाले हैं? k क्या है? वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक का हम लोग क्या ज्ञात किए हैं? वेग स्थिरांक का हम लोग जो है व्यंजक ज्ञात किए हैं। वेग स्थिरांक का क्या ज्ञात किए हैं? व्यंजक ज्ञात किए हैं। तो व्यंजक क्या आया है? a नॉट, मतलब इसका एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला डिराइव किए हैं। फॉर्मूला कितना आया है? a नॉट माइनस a बाई टी। a नॉट क्या है? a नॉट जो है अभिकारक की शुरुआती सांद्रता है। a क्या है? a उसकी अंतिम सांद्रता है और t क्या है? t है समय। समझ में आया सब चीज़? फिर देख लो एक बार, टाइम जीरो था, सांद्रता a नॉट था, टाइम कुछ बढ़ा, सांद्रता घटा, a नॉट से घट के कितना हो गया? a। अभिक्रिया की दर हम दो तरह से लिखे हैं, एक लिखे हैं तात्कालिक अभिक्रिया की दर और एक लिखे हैं वेग समीकरण के हिसाब से। तो तात्कालिक अभिक्रिया की दर क्या आया है? माइनस डी ए बाई डी टी। और वेग समीकरण के हिसाब से अभिक्रिया की दर क्या आया है? के ए टू द पावर एन। उसके बाद समीकरण एक समीकरण दो मान लिए हैं, दोनों के दोनों अभिक्रिया की दर है। तो एल एच एस समान है तो आर एच एस भी क्या होगा? समान होगा, है ना। तो एक एवं दो से क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी इजकल टू के टू द पावर एन। तो माइनस डी ए इजकल टू क्या हो गया? के डी टी। एन जीरो है तो ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, डी टी तो डिवाइड में है, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। उसके बाद क्या किए? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए हैं, है ना। तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस डी ए का, यहाँ इंटीग्रेशन किए किसका? के डी टी का। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ए। और के कॉन्स्टेंट है तो के बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? t, है ना। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है c। तो माइनस a इजकल टू क्या हो गया? के टी प्लस सी। अब अगर समय जीरो है, ठीक है, अब हम क्या करना है? यहाँ पर c का मान निकालना है। अब c का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बोलो? अगर इसको जीरो कर दें तो इधर जो भी होगा वो c का मान होगा। अब इसको जीरो कैसे कर सकते हैं? या तो k को जीरो मान लें या हम t को जीरो मान लें। अब इसमें k को जीरो मान नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि k एक वेग स्थिरांक है और वेग स्थिरांक कभी भी जीरो
नहीं हो सकता है, तो फिर वो 0 मानना पड़ेगा किसको, टी को। लेकिन देखो अगर हम टी को 0 मानेंगे तो सांद्रता क्या हो जाएगा, ए नॉट। समय अगर टी है तब ना सांद्रता ए है, अगर समय को 0 मान लें तो सांद्रता क्या हो जाएगा, ए नॉट। ठीक है, तो क्या हो गया माइनस ए नॉट इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो सी का मान कितना आ गया, माइनस ए नॉट। अब इसी सी का मान लिया किस में रख दिए, समीकरण 3 में रख दिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बराबर के टी माइनस ए नॉट। देखो इधर माइनस में है, इधर आया तो प्लस में हो गया, तो प्लस ए नॉट हो गया, तो प्लस ए नॉट, ये माइनस ए है तो माइनस ए, के बराबर क्या हो गया, ए नॉट माइनस ए बाई टी। तो के का व्यंजक कितना हो गया, ए नॉट माइनस ए बाई टी। अब मान लो इसमें एक प्लेस को लिख लो, बेहतर आप वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो। ठीक है, लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिखना था इसको। चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, चलो लिख देते हैं यहाँ पे कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में, क्वेश्चन लिखो, बोल रहे हैं लिखो, किसी शून्य कोटि के अभिक्रिया में, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में यदि अभिकारक की शुरुआती सांद्रता, अभिकारक की शुरुआती सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर है, जो 2 सेकेंड बाद घटकर 8 मोल प्रति लीटर हो जाता है, 8 मोल प्रति लीटर हो जाता है, तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करें। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में यदि अभिकारक की शुरुआती सांद्रता, देखो इस ये जो टॉपिक है ना शून्य कोटि की अभिक्रिया, यहाँ से एकदम सिंपल क्वेश्चन ही बन सकता है, यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा जब हम लोग पढ़ लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया तब। अभी एकदम सिंपल फार्मूला अगर याद है कि ए नॉट माइनस ए बाई टी, तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ए नॉट क्या है पता है, ए नॉट शुरुआती सांद्रता है, ए क्या है अंतिम सांद्रता, टी क्या है समय, के क्या है वेग स्थिरांक। इतना अगर पता है तो आपसे इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में, मतलब यही फॉर्मूला यूज होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिकारक की शुरुआती सांद्रता कितनी दी हुई है, 10 मोल प्रति लीटर, जो 2 सेकेंड बाद घट कर कितना हो जाता है, 8 मोल प्रति लीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। के बराबर ए नॉट क्या होता है, शुरुआती सांद्रता, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 मोल प्रति लीटर, तो 10 माइनस ए क्या है अंतिम सांद्रता, कितना दिया हुआ है 8 मोल प्रति लीटर, है ना, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 1 मोल प्रति लीटर। अब ये कहाँ से ला दिए, तो देखो कल भी पढ़े थे हम लोग कि वेग स्थिरांक का मान शून्य कोटि के लिए कितना होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखो ये कितना दिया था 10 मोल प्रति लीटर, ये 8 मोल प्रति लीटर, ये कितना था 2 सेकंड, तो ये कटा तो ये कितना आ गया 2 मोल प्रति लीटर, ये कितना आ गया 2 सेकंड, ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कर दिया 1, तो 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। आसान क्वेश्चन था, तो इससे ज़्यादा कुछ मतलब अब देखो इसी में कुछ और घूम सकता है कि वेग स्थिरांक दे दे, समय दे दे, ये दे दे, ये पूछ दे, या ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ दे, मतलब कि एक ही फार्मूला है, इसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं आता है। ठीक है, तो इसी में एक और टॉपिक होता है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। अर्ध आयु अभिक्रिया की, इसको लिख लिए थे ना, वीडियो को पॉज करके लिख लो इसको। चलो ठीक है, मान गए, लिखिए टॉपिक लिखना। नेक्स्ट, अभिक्रिया की अर्ध आयु, अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं, ऐसे लिखना, अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अभिक्रिया की अर्ध आयु, ये आपको इसमें भी आएगा, उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रथम कोटि, तो उसमें भी आएगा। तो क्या लिखे, अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं। देखो अर्ध आयु क्या होता है, नाम से ही समझ लो, अर्ध आयु, हाफ लाइफ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ किसे कहते हैं, नाम समझ में आ रहा है, हाफ लाइफ मतलब कुछ आधा जीवन से संबंधित चीज़ है ना। तो हाफ लाइफ मतलब कि आधा जीवन। ठीक है, अगर मान लो किसी इंसान का उम्र 100 साल था, ठीक है, तो पूछें उसका अर्ध आयु कितना था,
50 साल था। मतलब अर्धायु क्या है, जितना में उसका आधा जीवन खत्म हो गया। अब हम अभिक्रिया के शब्दों में देखें तो अर्धायु क्या है, जितने समय में आधा अभिक्रिया संपन्न हो जाता है उतने समय को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की अर्धायु कहा जाता है। जितने समय में आधा अभिक्रिया संपन्न हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु। देखो अभिक्रिया में होता क्या है, अभिकारक होता है जो कि उत्पाद में चेंज होता है। अब अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक ही तो उत्पाद में चेंज हो रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि आधा अभिक्रिया संपन्न हो जाए, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गया। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जितने समय में आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे ही अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। तो अभिक्रिया की अर्धायु का 2 डिफिनेशन मिला आपको। एक डिफिनेशन क्या है कि जितने समय में आधा अभिक्रिया संपन्न हो जाता है उसे अभिक्रिया की अर्धायु कही जाती है, पहला डिफिनेशन। या ये भी लिख सकते हैं कि जितने समय में आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे ही अभिक्रिया की अर्धायु कहा जाता है। तो अभिक्रिया की अर्धायु समझ लिए। अभिक्रिया की अर्धायु क्या है, जितने समय में आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। या जितने समय में आधी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। अभिक्रिया की अर्धायु का जो सिंबल है वो होता है T½ ठीक है, लिख लेना। अभिक्रिया की अर्धायु को T½ अथवा या T50% या T0.5 से निरूपित किया जाता है। अभिक्रिया की अर्धायु को निरूपित करने का कौन कौन तरीका है, तो T50% या T½ या T0.5, इस तरह से हम अभिक्रिया की जो अर्धायु है उसको हम निरूपित कर सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, अभी डिफिनेशन लिख लिया ना कि अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं, जितने समय में आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। या फिर जितने समय में आधा अभिक्रिया संपन्न हो जाए उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्धायु का क्या व्यंजक हो सकता है वो ज्ञात करेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग अभी वहीं ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लो कोई अभिकारक है, Na अभिकारक है, ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। जब मान लो टाइम = 0 है, मतलब कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है उस समय मान लो कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो A0 मोल प्रति लीटर है। क्या है, A0 मोल प्रति लीटर। उत्पाद तो बना नहीं है। जैसे ही टाइम बीतेगा, टाइम कितना बचेगा, T½ कितना लाइफ, कितना जीवन बिताना है, हाफ लाइफ, आधा जीवन खत्म कर देना है। तो सांद्रता कितना बच जाएगा, पहले A0 था, अब कितना हो जाएगा, A0/2 मोल प्रति लीटर। अरे अर्धायु के बाद अभिकारक का कितना सांद्रता बच जाता है, आधा बच जाता है। तो पहले अगर A0 था तो बाद में कितना बचेगा, A0/2 बचेगा। सही बोल रहे हैं ना। अब देखो हमको क्या करना है, T½ ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, K = A0 - A/T। अब T½ तो T को इधर ले जाओ, K को इधर ले जाओ, T½ लिखना है तो T½ लिख लो। T½ = A0 बताओ A की जगह क्या लिखेंगे, A कब था, जब टाइम T था। यहाँ पर टाइम क्या है, T½ जब टाइम T½ है तब सांद्रता क्या है, A0/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A0/2/K। अब बताओ A0 में से A0/2 जाएगा तो कितना बचेगा, A0/2 बचेगा। अरे x में से x/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x/2 बचेगा। तो A0 में से A0/2 माइनस करेंगे तो A0/2 बचेगा। तो T½ बराबर क्या हो गया, T½ बराबर हो जाएगा A0 में से ये कितना बचा, A0/2। तो कितना हो गया, A0/2K। तो T½ बराबर क्या हो गया, A0/2K। निकल गया, यही T½ का व्यंजक होता है। तो आपको ये बात और ये बात
याद रहना चाहिए। पहला बात क्या है कि k बराबर a नॉट माइनस a बाई टी, वेयर k इज वेग स्थिरांक, जहाँ पर k क्या है वेग स्थिरांक, a नॉट क्या है अभिकारक की शुरुआती सांद्रता, a क्या है अभिकारक की अंतिम सांद्रता, और t क्या है समय। और फिर हम लोग टी हाफ निकालें। टी हाफ में क्या आया a नॉट बाई टू के, जहाँ पर a नॉट क्या है अभिकारक की शुरुआती सांद्रता और k क्या है, k है वेग स्थिरांक मतलब कि रेट कांस्टेंट। अभी इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद जो है देखते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर जो है वो रिवाइज किया जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन में जो है आपको वो भी k भी निकालना होगा और फिर यहाँ से आपको जो है हाफ लाइफ जो है टी हाफ ये भी निकालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में, क्वेश्चन लिखो, इसको लिख लिया था ना, अगर नहीं लिखे वीडियो पीछे जाके इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लिखना किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में यदि अभिकारक की शुरुआती सांद्रता, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की शुरुआती सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर है, जो 2 सेकेंड बाद घटकर या कम होकर 6 मोल प्रति लीटर हो जाता है, 6 मोल प्रति लीटर हो जाता है, तो अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करें। तो अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करें। लिख लिया क्वेश्चन, क्या लिखे, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में यदि अभिकारक की शुरुआती सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर है, जो 2 सेकेंड बाद घट के कितना हो जाता है 6 मोल प्रति लीटर, क्या ज्ञात करना है आपको, अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है वो देख लो फिर से, k बराबर a नॉट माइनस a बाई टी, और एक क्या होता है t हाफ बराबर a नॉट बाई 2k। ये आपको आज की क्लास से मिला कि k बराबर a नॉट माइनस a बाई टी, टी हाफ बराबर a नॉट बाई 2k। अब इसी के यूज़ करके जो क्वेश्चन हम दिए हैं वो बनेगा। चलो बना लिए, बेहतर हो वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। बना लिए, चलो हम बनाते हैं। बनाए, ठीक है। देखो तो इसमें a नॉट कितना दिया हुआ है, बोलो a नॉट कितना दिया हुआ है। a नॉट क्या होता है, अभिकारक की शुरुआती सांद्रता कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10 मोल प्रति लीटर। तो a नॉट कितना हो गया बोलो, 10 मोल प्रति लीटर, जो कि 2 सेकेंड बाद घट के कितना हो जाता है 6 मोल प्रति लीटर। मतलब कि समय कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। और 2 सेकेंड बाद घट के कितना हो जाता है, बोलो ये कितना हो जाता है 6 मोल प्रति लीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको अर्ध आयु टी हाफ ज्ञात करना है। अब देखो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, a नॉट बाई 2k। a नॉट तो दिया है लेकिन क्या यहाँ पर k दिया है, नहीं दिया है, वो k निकालना पड़ेगा। देखो k यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से k निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, निकल जाएगा। अभी भी टाइम है, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, बन जाएगा ना। देखो k निकालना है, k को निकालो और तब यहाँ रखो तो टी हाफ भी निकल जाएगा। बना लिए, चलो हम बनाएं। तो आसान क्वेश्चन था, हो गया एकदम। k बराबर क्या हो गया, a नॉट कितना दिया हुआ है 10, a कितना दिया हुआ है 6 बटा टाइम कितना दिया हुआ है 2, 10 में से 6 हो गया कितना बचेगा 4, तो 4/2 कितना हो गया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मोल पर लीटर पर सेकेंड कहाँ से आ गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का जो वैल्यू होता है, जो उसका मात्रक होता है वो क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। या फिर यहाँ से भी देखो, अगर यहाँ हम रखते हैं मोल पर लीटर, यहाँ मोल पर लीटर, यहाँ सेकेंड, फिर यहाँ मोल पर लीटर, यहाँ सेकेंड होता है, फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। सही है ना। तो k निकल गया, अब हम लोग टी हाफ निकाल सकते हैं। तो टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा a नॉट कितना दिया हुआ है 10 है ना, और 2 इंटू
के कितना दिया हुआ है, के निकला है ना अभी, कितना दिया हुआ है 2, है ना, तो कितना हो जाएगा 10/4 मतलब 2.5, सही बना है ना, तो 2.5 सेकेंड, यहाँ से टी हाफ निकल गया। अच्छा एक चीज़ और देखो, को बन गया क्वेश्चन, सही है। एक चीज़ और देखो, इसमें हम लोग ग्राफ नहीं बने, चलो अभी ग्राफ बना लेते हैं। टी हाफ और ए नॉट, इससे हम लोग एक दो चीज़ मिला है जो ये एग्जाम में पूछता है कि ये जो टी हाफ है और ये क्या है, अभिकारक की वाली समानुपाती, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, समानुपाती। देखो कि ये तो स्थिरांक है, ये तो कांस्टेंट है, तो टी हाफ जो है वह ए नॉट के समानुपाती है। आता है क्वेश्चन में से लिख के, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु अभिकारक के शुरुआती सांद्रता के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। ऐसे भी ये बहुत बढ़िया लिख देता है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए ए नॉट समानुपाती टी हाफ, तो कौन हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया में टी हाफ जो है ए नॉट के प्रोपोर्शनल होता है। ये बात ध्यान रखना है, लिख लेना है, लिख लेना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्धायु, लिखो वीडियो को पॉज करके लिखते रहो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की शुरुआती सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसमें अगर ग्राफ बनाए तो कैसे हो जाएगा, मान लो ये हो गया टी हाफ, ये हो गया ए नॉट, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये नहीं होता है समानुपाती का, जैसे जैसे टी हाफ बढ़ेगा वैसे वैसे ए नॉट बढ़ेगा, या फिर ऐसे बोल सकते जैसे जैसे ए नॉट बढ़ेगा वैसे वैसे टी हाफ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये अगर ग्राफ आता है कि जब टी हाफ हो या फिर इधर ए नॉट हो इधर टी हाफ, कुछ भी हो, लेकिन अगर ए नॉट और टी हाफ के बीच में ग्राफ है और समानुपाती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सीधे ग्राफ है, सीधी लाइन है ग्राफ में, ये किस कोटि के लिए होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में लगभग जितना चीज़ होता है सब चीज़ पढ़ चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन भी देखें, इस पर एक दो और क्वेश्चन है, लेकिन इस पर सिंपल क्वेश्चन, इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन नहीं सकता है, ना ही एग्जाम में आता है। आपको बेसिकली ये याद रखना है और ये याद रखना है और ये तीन बातों को हमसे याद रखना है, और जो व्यंजक हम लोग प्राप्त किए हैं के का, तो जो तरीका है उसमें लिख के देखना, याद हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, जो बातें इसमें हुई हैं वही बातें उसमें भी होंगी, लेकिन उसमें 3-4 अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे जो कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।